वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वार्म वेलकम ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का क्विज सेशन। जी हाँ, पिछले दिन हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर कंप्लीट किया था। क्विज सेशन उसका रह गया था जो आज हम करेंगे, और उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर इकोनॉमिक्स में शुरू करेंगे क्लास 11th के साथ साथ। ये वीडियो उतनी ही इम्पॉर्टेंट होगी क्लास 11th बीबीए। उसके अलावा आपको अभी जस्ट यूपी में पीजीटी की वैकेंसी आई है जिसमें कॉमर्स वालों को भी मौका दिया गया है, तो उनके लिए भी वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट रहेगी। मैंने सिलेबस देखा है, वहाँ भी इकोनॉमिक्स से बहुत सारे सवाल होते हैं और ज़्यादातर पोर्शन जो है क्लास 11 के ही हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए, लाइक और कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच, ताकि वो भी लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई घर पे रहकर पूरी कर सकें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। चैनल का नाम सर्च करना है आपको लेट्स लर्न कॉमर्स, और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। एफ पेज और एफ ग्रुप पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन और देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, dash of the data refers to the arrangement of the figures in such a form that comparison of the mass of a similar data may be facilitated and further analysis may be possible। ठीक है, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा को अरेंज किया जाता है फिगर के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से ताकि बहुत सारे जो डेटा होते हैं उनका कंपैरिजन आसानी से किया जा सके। ठीक है, और फिर आगे की जो एनालिसिस है उनकी, उसको कंप्लीट किया जा सके, उसको पॉसिबल बनाया जा सके। तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थर्ड वन इज एनालिसिस, and the fourth is interpretation of data. You have 10 seconds and your time starts now. समय समाप्त होता है आपका, और इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में ही डेटा के जो फिगर्स होते हैं, जो न्यूमेरिक फॉर्म्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है अगर, तो उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एक ख़ास वे में, ताकि हम उससे आगे की एनालिसिस कंप्लीट कर सकें। इसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या आंकड़ों का समूहीकरण के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस, मतलब अनुरूपता के अनुसार। ठीक है, उनके क्लास के अकॉर्डिंग अगर डेटा को अरेंज किया जाता है किसी ग्रुप में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। आपके लिए ऑप्शन है फिर से क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी है आपका इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन सी है एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड ऑप्शन डी है कलेक्शन ऑफ डेटा। आपके पास 10 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका क्लासिफिकेशन, ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में डेटा के आंकड़ों को अरेंज किया जाता है ताकि आगे का फर्दर प्रोसीजर किया जा सके, और उनके रिसेम्बलेंस के अकॉर्डिंग, उनके क्लास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जहाँ पूछा हमसे कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल जो है उसमें क्या गुण होते हैं। फर्स्ट है आपका नन, सेकेंड ऑप्शन है आपका अज्यूम सॉरी बोथ, थर्ड ऑप्शन है एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, और फोर्थ है इंक्रीज इन जंप्स। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। आपको बताना है कि ये एज्यूम करता है रेंज ऑफ वैल्यूज़ को, या जंप्स करता है इंक्रीज के। दूसरा है नन, मतलब कोई नहीं। और दूसरा ऑप्शन है आपका बोथ, दोनों। आपके लिए 10 सेकेंड का समय शुरू होता है अब।
समय सीमा समाप्त। और इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आप अपने नोटबुक से क्रॉस चेक कर लें। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है इस सवाल का। अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। कंटिन्यूस सीरीज या कंटिन्यूस वेरिएबल जब हम देखते थे तो वहाँ हम देखते थे कुछ इस तरह से लिखा होता था 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो उसको हम कहते हैं अज्यूम इन रेंजेस ऑफ वैल्यू। मतलब इनका एक रेंज होता है, इनका एक विस्तार होता है। जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 विच इज क्लासिफिकेशन डेटा बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा इज। मतलब कि डेटा का क्लासिफिकेशन अगर जियोग्राफिकल डिफरेंसेस के बेस पे किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। क्लासिफिकेशन डेटा बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा इज। आपके लिए ऑप्शंस हैं क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी है क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी है क्रोनोलॉजिकल एंड ऑप्शन डी है स्पैटियल। समय शुरू होता है आपका अब। ये सारे क्वेश्चन पिक किए गए हैं या लिखे गए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप सबों के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आज मैं करवा रहा हूँ 15th क्वेश्चन का ये हमारा सेशन है, तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर क्वेश्चन या मैं कहूँ कि 90% क्वेश्चन कम से कम कवर ज़रूर होंगे इस चैप्टर के आपके एग्जामिनेशन में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा इज, इस सवाल का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। स्पैटियल बोलते हैं उनको जब हम जियोग्राफिकल बेसिस पे डेटा को अरेंज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसको स्पैटियल बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड पे जहाँ क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के अनुसार क्लासिफिकेशन। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो। थर्ड ऑप्शन है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है वो। और फोर्थ है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है वो। आपके लिए समय है 10 सेकेंड का जो शुरू होता है अब। होप कि आपने आंसर्स अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। आइए मैं आपको इस सवाल का सही जवाब बता दूं, आप क्रॉस चेक कर लें। इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ही होता है समय के अनुसार। अगला सवाल है हमारा कैरेक्टरिस्टिक और अ फेनोमेनन विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड। मतलब कि एक कैरेक्टरिस्टिक या फेनोमेनन जो कैपेबल बनाती है उसको कि वो अपना वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं। उसको सैंपल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। फिर से देख लें, वैसी कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे ये कैपेबल होता है अपने वैल्यू को टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे आप, सैंपल। ऑप्शन बी है वेरिएबल, ऑप्शन सी है वेक्टर और ऑप्शन डी है नन। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब आपका होगा वेरिएबल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरिएबल जो होते हैं उसके हिंदी में हम चर कहते हैं और इन्हीं का वैल्यू जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ठीक है, तो अगला सवाल जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो है विच वेरिएबल इंक्रीजेस इन जंप्स और कंप्लीट नंबर्स। मतलब कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो या तो जंप में इंक्रीज करता है या कंप्लीट नंबर होता है इसका। आपके ऑप्शन है कंटिन्यूस, ऑप्शन ए कंटिन्यूस, दूसरा है बीट डिस्क्रीट, थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल और फोर्थ ऑप्शन है आपका मल्टीपल। फिर से आपके लिए 10 सेकेंड का समय होगा और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हुआ आपका और आप अब क्रॉस चेक कर लें। मैं सवाल का जवाब बता देता हूँ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी खास बात ये होती है, उनमें ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि या तो ये कंप्लीट नंबर में या फिर जंप्स करते हैं। इंक्रीज इन जंप्स और कंप्लीट नंबर, मतलब या तो जंप करते हैं सीधे या फिर इंक्रीज करते हैं किसी नंबर में, कंप्लीट नंबर में, तो इसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जहाँ क्वेश्चन है आपसे क्लास लिमिट मीन्स। क्लास लिमिट का मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्लास लिमिट क्या होता है। ऑप्शन है सम ऑफ अपर और लोअर लिमिट्स। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए अ रेंज ऑफ वैल्यू विच इनकॉर्पोरेट ए सेट ऑफ आइटम्स। थर्ड ऑप्शन है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए क्लास आर लिमिट्स। और फोर्थ ऑप्शन है डिफरेंट बिटवीन अपर और लोअर लिमिट्स। आपके लिए समय 10 सेकेंड का है, शुरू होता है अब। और इस सवाल का जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए क्लास आर लिमिट्स। किसी भी क्लास की जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसी को उसका हम लिमिट कहते हैं, क्लास लिमिट के नाम से हम उसी को जानते हैं। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड पे, जहाँ क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा विच वन वेरिएबल इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा में उस सीरीज को जिसके केवल और केवल एक वेरिएबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए डिस्क्रीट, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए नन, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए इंडिविजुअल सीरीज और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए कंटिन्यूअस सीरीज। आपके पास समय है 10 सेकेंड का एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त होता है आपका। इस सवाल का सही जवाब भी ऑप्शन सी ही होगा, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जो होता है इसके केवल और केवल एक वेरिएबल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, और इंडिविजुअली इसको लिखा भी जाता है। ठीक है, तो बहुत हद तक क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें क्लियर थी। जहाँ पे लिखा गया था वन वेरिएबल, केवल और केवल एक वेरिएबल हो, तो उनको हम इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर इन द सीरीज इज नोन एज। मतलब किसी भी आइटम का जो अकरेंस होता है, कितनी बार कोई आइटम आया। जैसे मान लीजिए कोई सेट्स लिखा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, 5 6 7, 7 6 5, उसके बाद फिर से 6 6 9। तो यहाँ पे 6 कितनी बार आया या 5 कितनी बार आया, तो इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, इस ऑकरेंस को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए क्लास, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए वेरिएबल, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए फ्रिक्वेंसी एंड द ऑप्शन डी इज सीरीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। होप कि आप लोगों ने सही आंसर अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लिया हो। आइए हम बताते हैं आपको सही आंसर, और इस सवाल का भी ऑप्शन सी सही है। फ्रिक्वेंसी कहा जाता है कोई भी आइटम जो है कितनी बार आया किसी सेट में, इसे हम लोग फ्रिक्वेंसी या हिंदी में आवृत्ति या इसी को बारंबारता के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल हिंदी आपको उतनी ज़रूरी तो नहीं है जानना, फिलहाल मैंने बता दिया आपको। तो नंबर ऑफ आइटम्स एंड अकर इन द सीरीज इज नोन है, जिस सवाल का सही जवाब आपका फ्रिक्वेंसी होगा, ऑप्शन सी। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो है रेंज ऑफ वैल्यूज विच इनकॉर्पोरेट सेट्स ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड। ठीक है, रेंज जो होती है वैल्यू की, जो सेट ऑफ आइटम्स को इनकॉर्पोरेट करती है, उसे हम क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए नन, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए क्लास, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए क्लास लिमिट्स और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल।
चलिए आइए इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं। इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यू विच इनकॉर्पोरेट ए सेट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड क्लास। इसको क्लास हम बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, वर्ग अंतराल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन 12 है आपके लिए, सॉरी क्वेश्चन 12 है आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम क्लास बोलते हैं। ऑप्शन बी है आपके लिए क्लास बोलते हैं, ऑप्शन सी है क्लास इंटरवल बोलते हैं, और ऑप्शन डी है आपके लिए क्लास लिमिट्स बोलते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब मैंने आपको बता दिया, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्लास इंटरवल के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13th। एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ? एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं आप किसी भी नंबर्स का? मान लीजिए 2 नंबर दिया गया, आपको एवरेज निकालने को कहा गया, तो कैसे निकालते हैं? चलिए डिस्कस करेंगे हम बाद में, पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट्स आर, क्या कहा जाता है इनको? क्लास। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए मिड वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए क्लास इंटरवल, और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए क्लास लिमिट्स। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइए इस सवाल का सही जवाब हम डिस्कस कर लें पहले। इस सवाल का सही जवाब जो होगा हमारा मिड वैल्यू होगा, ऑप्शन बी होगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मिड वैल्यू के लिए हमने आपको सिखाया था, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था मिड वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो मिड वैल्यू के लिए फॉर्मूला था L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करके हम निकालते थे। तो एवरेज निकालने का भी तो यही फॉर्मूला है, अगर 2 नंबर दिए गए हैं तो दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो वही चीज़ है यहाँ पे, एवरेज वैल्यू किया है उसको, एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट को हम लोग L2 से डिनोट करते हैं, लोअर लिमिट को L1 से डिनोट करते हैं। तो L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है आपका मिड वैल्यू का, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, एन ओपन एंड क्लास इज द क्लास विच लैक्स। मतलब ओपन एंड क्लास जो होता है, क्लास इंटरवल, उस क्लास में किन चीज़ों का अभाव होता है? फर्स्ट है आपके लिए हायर लिमिट, अपर लिमिट जिसको आप बोलते हैं, लोअर लिमिट, ऑप्शन सी है बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और ऑप्शन डी है ईदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, आपके लिए 10 सेकेंड का समय है और समय आपका शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इधर लोअर लिमिट और हायर लिमिट। मतलब ओपन एंड क्लास किस तरह के होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे ओपन एंड क्लास में आपको लिखा रहेगा 0 to 10 नहीं, इस तरह से लिखा रहेगा मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 12, मोर देन 20, इस तरह से। या फिर कुछ ऐसा भी लिखा रह सकता है, लेस देन 1, लेस देन 2, लेस देन 5। तो ये होता है हमारा ओपन एंड क्लास। ठीक, जिसका कोई भी एक एंड जो है वो ओपन रहता है, इसके बारे में हमको पता नहीं रह सकता। तो ये दोनों के दोनों एक साथ गायब नहीं होंगे, अगर होते तो हम लिखते बोथ लोअर लिमिट और हायर लिमिट। ये या तो हायर लिमिट गायब होता है तो लोअर लिमिट दिखाई देता है, या फिर लोअर लिमिट गायब होता है तो हायर लिमिट दिखाई देता है। जैसे 0 to 5 अगर कोई सीरीज है तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। या तो लिख सकते हैं हम लेस देन 5, ठीक है, तो यहाँ लेस देन 5 लिखा हमने तो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट गायब है। या फिर हम लिख सकते हैं मोर देन 0, तो यहाँ पे लोअर लिमिट है लेकिन अपर लिमिट गायब है। क्लियर है चीज़ें? तो इसीलिए हम इसको इधर लोअर लिमिट और हायर लिमिट बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे हम अपने आखिरी स्लाइड की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 15th और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 15th है आपके लिए, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट। इनमें से तीन जो हैं
वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप हैं। आपको पहचानना है इसमें से कौन ऐसा है जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए है आपके लिए ओपन एंडेड, ऑप्शन बी है आपके लिए फ्रिक्वेंसी एरे, ऑप्शन सी है एक्सक्लूसिव, ऑप्शन डी है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका फ्रीक्वेंसी एरे। होप कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया हो। फिर भी जिन लोगों का गलत हो रहा है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ वो दोबारा जाएं, वीडियोस देखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर का, फिर चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, तब जाके आप क्विज़ अटेम्प्ट करें, तब सारा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, सिर्फ मतलब भागने से, स्किप करने से काम नहीं चलेगा, फिर दिक्कतें आएंगी। तो और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको जुड़ जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। किस तरह से हम टेलीग्राम से आपको जोड़ेंगे और किस तरह से आप जुड़ पाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।